नमस्कार। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो गिफ्ट डीड या अर्थात दान। दान में दी हुई कोई संपत्ति, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, ठीक है ना। तो कोई भी चल संपत्ति, अचल संपत्ति को जब दान में देते हैं, उसका लिखित अर्थात एक डीड यानी विलेख बनना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब इसके भी 3 भाग होते हैं, जैसे कि लेने वाला तैयार हो, देने वाला तैयार हो, दान देने वाला, और दान स्वीकार करने वाला तैयार हो, ठीक है ना। तीसरा भाग इसका रजिस्टर्ड का होता है, ठीक है ना। अब हम पहले भाग से बात करते हैं। पहला भाग है कि जो दान करने वाला है वो कौन सी संपत्ति को दान कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ भी वही बात लागू होती है कि केवल वो संपत्ति को दान कर सकता है जिसका वो मालिक है। अब वो उस जिस संपत्ति का मालिक ही नहीं है तो उस संपत्ति को वो दान नहीं कर सकता, ठीक है नहीं। सबसे पहले जिस संपत्ति को वो कोई भी आदमी या व्यक्ति दान करना चाहता है वो उसका मालिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मालिक से मतलब स्वामी, ठीक है। जब उसका स्वामी होगा तो तभी वो दान विलेख लिख सकता है, अन्यथा उस अचल संपत्ति चल संपत्ति को लिख नहीं सकता जब तक, ठीक है ना। अब इसमें आता है दान लेने वाला अर्थात दान ग्रही, दान को स्वीकार करने वाला, ठीक है ना। उस संबंध में सबसे पहले ये है कि दान स्वीकार करने वाले की भी इच्छा हो कि मैं दान स्वीकार करूंगा, ठीक है नहीं। पता लगा वो दान स्वीकार ही नहीं कर रहा और आप दान विलेख लिखना चाहते हैं तो वो दान विलेख कानूनी रूप से वैलिड नहीं होगा, लीगल नहीं होगा। दान विलेख दान विलेख की कानूनी वैधता जब बनेगी जब जहां देने वाला राजी है और लेने वाला भी राजी है, ठीक है ना। साथ में उसे रजिस्टर्ड भी किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर चुके देने वाले की, अब लेने वाले की बात थी। अब वो लेना नहीं चाहता, अब लेगा कौन? जो मेजर होगा। दान भी मेजर आदमी लेता है, ये नहीं कि नाबालिग के पक्ष में किया जा सकता है। कोई भी एग्रीमेंट नाबालिग नहीं कर सकता। एग्रीमेंट, दान, सरकारी कागजात में जो भी नाम दर्ज होंगे वो मेजर अर्थात बालिग आदमी ही इन चीजों को ले सकता है। उस प्रॉपर्टी को संबंध में अगर वो दान लेना चाहता है तो उसका बालिग होना बहुत जरूरी है और उसकी सहमति। और सहमति अगर कोई नाबालिग है, ठीक है, कोई नाबालिग के नाम दान करना चाहता है लेकिन उसकी कोई गार्जियन जो होगा उसके पक्ष में जब करेगा तो वो जो गार्जियन है वो स्वीकृति देगा कि हाँ ये लेने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तभी वो दान वैलिड होगा, अन्यथा दान वैलिड नहीं होगा जब तक वो स्वीकारता नहीं आएगी दान के संबंध में, ठीक है ना। अब ये 2 चीज क्लियर हो गई। दान देने वाला और दान लेने वाली की स्वीकृति होनी चाहिए, दोनों की सहमति आवश्यक है। अब इसमें ये भी बहुत जरूरी है कि जब दान विलेख लिखा जाना चाहिए, ठीक है। बिना दान विलेख अर्थात डीड लिखे बगैर दान की कोई वैल्यू नहीं है। उसका कारण है कि ये सब लिखने के बाद उसे रजिस्टर्ड भी करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी दान विलेख लिखना जरूरी है। अगर आपने दान विलेख लिखवा लिया, लेने वाला राजी, देने वाला राजी और रजिस्टर्ड नहीं है तो वो उसे इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता बाय लॉ, अर्थात उसे कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब रजिस्टर्ड अधिनियम के तहत रजिस्ट्री कार्यालय में जाके उसका रजिस्टर्ड किया जाना बहुत जरूरी है। अब इसमें समझिए इसमें कोर्ट फीस वगैरह कितनी आती है। वही कोर्ट फीस लगती है जो एक विक्रय विलेख अर्थात सेल डीड में लगती है। इसके संबंध में कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि सेल डीड या फिर विक्रय विलेख में। ज्यादातर राज्यों में दान में और सेल डीड में कॉमन ही फीस होती है रजिस्टर्ड की, जो कि हर राज्य की अपनी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो राज्य के संबंध में ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी कोई दान विलेख लिख रहा है और दान विलेख लिखने के बाद वो चाहता है कि मैं किसी व्यक्ति को या किसी नाबालिग बच्चे को दूं तो उसके गार्जियंस को सहमति लें और सहमति लेने के बाद आप उसके पक्ष में दान विलेख
लिख सकते हैं और लिखने के बाद दोनों के साइन होने ज़रूरी है उस पर और 2 गवाहों के साइन होने ज़रूरी है और उसके बाद आप समझ सकते हो कि उसे रजिस्टर्ड कराना कितना ज़रूरी है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी कभी आप कोई डीड किसी के संबंध में बनाएँ तो उसे रजिस्टर्ड करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना? अब जब ये सारे काम हो जाते हैं, उसे रजिस्टर करा दिया जाता है, तो जिस संपत्ति को वो आपको दान दे रहा है, वो फिर आप स्वामी बन जाते हैं, जो दान ग्रहता है, अर्थात दान प्राप्त करने वाला, ठीक है ना? अब इसमें कुछ नहीं बचता है क्योंकि अब ये आप दान को लागू करा के उसका एन्जॉय कर सकते हैं। नमस्कार।